दिस इज पराग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत के लॉज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न ऑफ द महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम का, क्या उसमें सिलेबस होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं इस जुडिशरी एग्जाम में, वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कहते हैं कोई भी युद्ध में उतरने से पहले, कोई भी बैटलफील्ड में उतरने से पहले हम अपने एनिमी के बारे में अच्छे से जान लेते कि हमारा एनिमी कैसा है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसका नेचर है। तभी हम उस युद्ध में जीत सकते हैं या फिर उसमें परास्त हो जाएंगे, हम वी विल बी डिफीटेड इन द बैटलफील्ड। तो इसलिए हम इस एग्जाम को हमारा क्या मानेंगे, एनिमी मानेंगे, और हम इस बैटलफील्ड में उसको हराना चाहते हैं। तो इसको हराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको समझना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि भैया इसको समझते ही नहीं है और जस्ट वो अपना सिलेबस उठा के पढ़ने लग जाते हैं कोई भी सब्जेक्ट को, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है कि पहले हमारे एग्जाम क्या चाहती है हमसे, उसको हमको पूरी तरीके से समझना चाहिए। उसके बाद ही हमको उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम। ठीक है, तो हम इस आज के इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं कि क्या दिया गया है इस महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम के सिलेबस में, एडवर्टाइजमेंट में। तो हम ये नोटिफिकेशन पे आए, महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम का नोटिफिकेशन है जो कि आपको एमपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो रिगार्डिंग है दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2024। मतलब जुडिशरी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के एग्जाम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है 2024। 2024 इसलिए बोला गया कि ये जो वैकेंसी है 2024 की है। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2024, क्योंकि 2023 के बाद कोई भी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए ये जो एग्ज़ाम है 2024 की अभी 2026 में कंडक्ट करने को आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 013/2026, है ना। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट दिखाया गया है वो 286 पोस्ट है ना। 286 पोस्ट है, मतलब बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत है यहाँ पे, है ना। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, है ना। और जो नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है कि भैया ये जो एग्ज़ाम है आपकी 2 अगस्त 2026 को होने वाली थी, बट पोस्टपोन हो चुकी है एज पर द सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया था, स्टे ऑर्डर, उसके वजह से पोस्टपोन हुई थी। एंड जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है टिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो स्टिल जो रिव्यू पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, जो मेन पोर्शन है वहाँ पे हम आते हैं। हम्म हम आते हैं पात्रता पे, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम आ रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है, भारतीय नागरिकत्व, मतलब कि ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सिटीजन, भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये क्राइटेरिया दिया है उन्होंने कि भैया इंडिया इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या दिया गया है उन्होंने, एज के रिगार्डिंग और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग एंड एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इन्होंने बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मान के चलिए कोई जो कैंडिडेट है या फिर सॉरी जो एस्पिरेंट है, वो जो है वो एडवोकेट रह चुका है या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर गवर्नमेंट एडवोकेट, तो उसकी जो मिनिमम जो एज है वो क्या दी गई है यहाँ पे, 21 ईयर्स, है ना। एंड इफ इन केस अगर वो ओपन कैटेगरी का है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 35 ईयर्स। ये क्या है, मैक्सिमम एज है। ठीक है, ये मैक्सिमम है। एंड इफ इन केस वो अनरिजर्व कैटेगरी का है, सॉरी, इफ इन केस वो रिजर्व कैटेगरी का है तो 40 ईयर्स है उसके लिए मैक्सिमम एज। एंड ही शुड possess द डिग्री ऑफ लॉ। ठीक है, डिग्री इन लॉ, उसके पास लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज वो इस फॉर्म को भर नहीं सकता है। ठीक है,
सेकंड इसमें बोला गया अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, तो उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ही शुड बी प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, ही मस्ट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट या फिर सबॉर्डिनेट कोई भी जो उसके नीचे हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे उसके सबॉर्डिनेट के जितने भी कोर्ट्स है वहां पे उसने प्रैक्टिस कर किया हो 3 साल तक, टिल द जो भी नोटिफिकेशन की डेट है 30 अप्रैल 2026 तक, तब तक उसकी 3 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। इफ इन केस उसकी 3 साल की प्रैक्टिस नहीं होती है देन ही इज नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने के हैं, क्या आता है रिव्यू पिटिशन में, क्या डिसीजन आता है, मे बी ये चेंज भी हो सकता है। हम उसके अभी इसके पर फाइनल हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 3 इयर्स प्रैक्टिस के बारे में क्या अभी निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए हम इसको अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में बोला गया है कि 3 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। चाहे वो एज एन एडवोकेट हो, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो गवर्नमेंट एडवोकेट हो, लेकिन उसके पास 3 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये देखो, यहाँ पे क्या बोला है, अगर उसने एज अ लॉ क्लर्क भी यहाँ पे काम किया हो किसी जज के अंडर में, ठीक है, आफ्टर प्रोविजनल एनरोलमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट, ठीक है, उसके प्रोविजनल एनरोलमेंट होने के बाद उसने क्या किया, वर्क किया हो किसी जज के अंडर में विथ एनी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द जो कोर्ट है सबॉर्डिनेट कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, वहाँ पे उसने अगर एज अ लॉ क्लर्क किया हो, लेकिन कब किया हो, आफ्टर प्रोविजनल एनरोलमेंट के बाद, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद, तो इट शैल बी कंसिडर्ड, ठीक है, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, शैल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है सेकंड इसमें कि प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट शैल बी रेकमेंड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट, मतलब कब से हम गिनेंगे, कब से आपकी जो 3 इयर्स प्रैक्टिस है कब से हम गिनना शुरू करेंगे, तब से जब से आपका एनरोलमेंट हुआ है, आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट हुआ है स्टेट बार काउंसिल में, मतलब महाराष्ट्र जो स्टेट बार काउंसिल में आपका जब प्रोविजनल एनरोलमेंट हुआ तब से आपका क्या गिना जाएगा, प्रैक्टिस गिनी जाएंगी कि सो एंड सो जो पर्सन है या फिर जो सो एंड सो एस्पिरेंट है वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा था फ्रॉम सो एंड सो डेट एनरोलमेंट, जो भी एनरोलमेंट डेट होंगी तब से आपका एनरोलमेंट मतलब तब से आपकी प्रैक्टिस को हम कंसीडर करेंगे, तब से आपकी प्रैक्टिस को हम गिनेंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया दिया गया है। थर्ड है वही है कि मस्ट बी वर्किंग और मस्ट हैव वर्क एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तरह वर्क किया है उसने एज अ पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर गवर्नमेंट एडवोकेट के तौर पे उसने वर्क किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, नॉट लेस देन 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल तक उसने एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर गवर्नमेंट एडवोकेट एज अ प्रैक्टिस किया है, नॉट लेस देन 3 इयर्स, till what date, till 13th of April 2026, ठीक है, 30th of April 2026, मतलब फ्रॉम द डेट टिल द डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन जो पब्लिश की है एमपीएससी ने, तब तक की उसकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, 3 साल तक होनी चाहिए। ये अभी के जो नोटिफिकेशन है जो एमपीएससी ने निकाला है उसके क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के हिसाब से ये जो नोटिफिकेशन है वो निकला है। तो अभी फर्दर ऑर्डर्स क्या आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मिनिस्टेरियल स्टाफ। मिनिस्टेरियल स्टाफ की बात की गई, जो भी जो स्टाफ है जो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे या फिर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में वर्क किया है जो स्टाफ, उसके बारे में बताया गया कि वो स्टाफ के लिए क्या क्राइटेरिया है ना। फिर जो अदर जो गवर्नमेंट प्लीटर्स के ऑफिस में जिन्होंने काम किया एज अ मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उनके लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया, या फिर जो एज अ लीगल असिस्टेंट वर्क किए हैं इन द लीगल सेक्शन ऑफ जो लॉ एंड जुडिशरी का डिपार्टमेंट का जो लीगल सेक्शन है वहाँ पे उन्होंने वर्क किया है, जो मंत्रालय रहता है वहाँ पे, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है कि जो मिनिमम एज है ना, जो मिनिमम एज है मिनिस्टर स्टाफ की वो क्या होना चाहिए, 21 साल। एंड जो मैक्सिमम जो एज है फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मतलब ओपन कैटेगरी, फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी जो है 45 इयर्स है ना, एंड जो रिजर्व कैटेगरी है वो 50 इयर्स का है, ठीक है, SC ST जो है उनके लिए 50 इयर्स है। उनके लिए भी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उनकी,
कि उनके पास लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। मिनिमम 3 इयर्स ऑफ उनकी सर्विस होना चाहिए। ठीक है, टिल द डेट ऑफ 13 अप्रैल 2026, मतलब कि फ्रॉम द डेट टिल द डेट ऑफ नोटिफिकेशन उनकी 3 इयर्स की मिनिमम सर्विस होना ज़रूरी है। आफ्टर ऑब्टेनिंग, लेकिन क्या बोला है, आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री इन लॉ। ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री इन लॉ मतलब आपके पास डिग्री के बाद 3 साल की 3 साल की सर्विस होना जरूरी है। ठीक है, 3 इयर्स की सर्विस होना चाहिए फ्रॉम ऑब्टेनिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री इन लॉ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके पहले कर लिया, उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज द मराठी भाषेचा ज्ञान, मतलब यू शुड नो मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज मतलब एक प्रकार का क्या करता है कि जो अदर स्टेट्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बार हो जाता है, लैंग्वेज बार, है ना। तो एक प्रकार का लैंग्वेज बार हो जाता है। अब जो भी एस्पिरेंट्स है उसको मराठी लैंग्वेज की नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है ना। उसके बगैर वो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, मतलब वो क्वालिफाई तो कर लेंगे जो भी इंग्लिश में, लेकिन फर्दर उसको जो इंटरव्यू वगैरह है उसमें बहुत प्रॉब्लम जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है उसको कि भैया मराठी भाषेचा जो भी एस्पिरेंट है उसके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए मराठी का। ठीक है, मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए उसको। यहाँ पे बोला पर्टिकुलरली बोला गया है कि उसको बोलना आना चाहिए मराठी, उसको रीड करना आना चाहिए उसको, और लिखना आना चाहिए मराठी। तो ये जो चीज़ें वो आवश्यक है, मतलब मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी है। उसको ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, मतलब मराठी लैंग्वेज का उसको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए उसको। जो है यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो मराठी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश। इंग्लिश से उसको राइटिंग में ट्रांसलेशन आना चाहिए, फिर फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी ऐसा ट्रांसलेट करना आना चाहिए उसको। तो यहाँ पे वो मराठी जो लैंग्वेज है आपको बहुत नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो मराठी लैंग्वेज है ये आपके कब कब पूछा जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया है कि आपको इंटरव्यू के वक्त, है ना, इंटरव्यू के वक्त जो है उसके लिए जो मराठी आपको लैंग्वेज आती है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट जो प्रमाण पत्र है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना, डेट यू नो द लैंग्वेज ऑफ मराठी। तो आपका आपको मराठी लैंग्वेज आती है, आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी इन्होंने एक दिया है कि अगर आप एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस करते हो कोई भी कोर्ट में, है ना, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका जिला है वहाँ का, तो वहाँ पे आपको जो प्रधान जिला व सत्र न्यायालय न्यायाधीश है, मतलब कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनके तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट लाना जरूरी है ना। सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है जिसमें लिखा रहता है कि आप जो है आपको मराठी जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज है, आप उसको लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये एक सर्टिफिकेट आप जहाँ भी प्रैक्टिस करते हो वहाँ से आप वो प्रिंसिपल जो डिस्ट्रिक्ट जज है वहाँ के, वहाँ से आप ले सकते हो उनसे सर्टिफिकेट। जो भी उनकी फॉर्मेलिटी रहती है आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके तरह उनके उसके बाद वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे वो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है सेवा कर्मचारी, जो कर्मचारी है, जो स्टाफ वगैरह जो भी है वो अपने कार्यालय से वो ऑब्टेन कर सकते हो सर्टिफिकेट को, है ना, वो अपने कार्यालय से ऑब्टेन कर सकते सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कि इफ इन केस, अब यहाँ पे क्लॉज दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉज दिया है कि जिसके पास जो मराठी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, देखो, तो वो क्या कर सकता है आफ्टर, उसका अगर सिलेक्शन होता है उसमें, है ना, एज अ जुडिशरी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज अ सिलेक्शन होता है तो नियुक्ति पास ऑन, मतलब क्या बोला है, फ्रॉम द डेट ऑफ इक्विपमेंट, आपको मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ आपकी जो पोस्टिंग होंगी, फ्रॉम द डेट ऑफ
आपको जब एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज अ रिक्रूट होते हैं आप, तो आपको विद इन 2 इयर्स के अंदर में आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेंगी महाराष्ट्र, जो सॉरी मराठी की जो एग्ज़ाम है वो देनी पड़ेंगी, उसमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा, उसमें आपको वो एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। और जो आपको आप पास करने के बाद वो फिर आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी उनको। तो ये आप एक ऑप्शन दी है आपके पास, जिसके पास मराठी का मतलब नॉलेज नहीं है या फिर उसका सर्टिफिकेट नहीं है, है ना, तो उसको 2 साल के अंदर में वो करना पड़ेगा चीज़, आफ्टर द रिक्रूटमेंट या फिर आफ्टर द जब आपकी जो भी पोस्टिंग होती है उसके बाद। अब नेक्स्ट है कि मतलब कि एक्सपीरियंस का पुरावा, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस का जो है वो उसका कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके पास आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके सो एन एक्सपीरियंस है, आपने वर्क किया एज एन एडवोकेट, है ना, तो उस चीज़ का आपके पास पुरावा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बोला है कि जो भी आप जैसे मैंने बताया कि जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उनकी तरफ से आप ला सकते हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, मैं सो एंड सो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3 साल से, एंड मेरे पास मराठी नॉलेज है, इस मराठी लैंग्वेज का नॉलेज है, मैं बोल सकता हूँ। तो उसी के साथ वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, है ना, कि इसके पास एक्सपीरियंस है, सो एंड सो एडवोकेट के पास इतने इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो वही प्रोवाइड करते हैं आपको। सेकंड, जो सेवा कर्मचारी है, तो उनके जो कार्यालय प्रमुख रहेंगे या फिर जो विभाग के जो प्रमुख रहेंगे वो उनको अलॉट करेंगे। लॉ क्लर्क के लिए जो रहेंगे, लॉ क्लर्क जो रहते हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रार रहते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से काउंट किया जाएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि कब से काउंट किया जाएगा, जब आप स्टेट बार काउंसिल में खुद को एनरोल कराते हैं। आपको जो प्रोविजनल एनरोलमेंट जब होता है स्टेट बार काउंसिल में, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एनरोलमेंट होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो डेट से आपको आपका काउंट किया जाएगा ईयर्स, कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है ना, तो वहां से आपको काउंट किया जाएगा 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कि भैया कब तक काउंट किया जाएगा, टिल द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, वो दिया गया है, बस दैट्स इट। फिर नेक्स्ट है वही 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 चीज़ है, अनुभवाचा दाव्याबाबत आप क्या मतलब जो ऑनलाइन आप जब फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपको सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जब जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके रिगार्डिंग कि आप एज एन एडवोकेट थे, तो एज एन एडवोकेट आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है। नेक्स्ट क्या है कि जो भी प्रमाण पत्र है आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है, जो एमपीएससी ने प्रोव्हाइड किया नियरली अबाउट, यहाँ पे देखो, मराठी भाषेच्या ज्ञानाबाबतचा तसेच अनुभव प्रमाणपत्राच्या विहित नमुने आयोगाच्या संकेतस्थळावर, मतलब एक फॉर्मेट दिया उन्होंने कि इसको ये जो पर्टिकुलर मराठी लैंग्वेज का जो इसको नॉलेज है, कैन राइट रीड एंड ट्रांसलेट हिंदी टू सॉरी मराठी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू मराठी, तो ये सब चीज़ें एक फॉर्मेट दिए गए हैं, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है, सॉरी वो डाउनलोड मतलब एक ऑप्शन दिया है आपको, वो वेबसाइट पे, एमपीएससी की वेबसाइट से वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, एंड उसी फॉर्मेट में आपको लाना है, एंड फिर बाद में आपको अपलोड भी करना है उसको, है ना, ड्यूरिंग आप फॉर्म जब फिल करोगे तब। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सबसे जिसके लिए क्यूरियोसिटी रहती है लोगों की, वो है जेएमएफसी का जो ये है अपना वेतन, जिसको हम बोलते हैं सैलरी, तो वो कितनी रहेंगी, है ना, तो यहाँ पे लिखा है 77,840 रुपीज़। अब इसमें जो भी है पर्क्स एंड ऑल जो भी आता है वो एक्सक्लूड होता है, मतलब आपको और इसमें पर्क्स होते हैं, है ना, ये तो एक उन्होंने बताया गया है, और ये चेंज भी होगा आगे चल के, ऐसा इसमें बताया गया है, चेंज भी हो सकता है एज पर द जो भी है शासन के शासनाच्या अनुसार यहाँ पे लिखा गया है, तो वो चेंज भी हो सकता है वेतन उनका।
ठीक है। अब नेक्स्ट है किस फॉर्मेट में, किस पैटर्न में हमारी एग्जाम होंगी, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी है, सबसे पहली जो एग्जाम होंगी वो पूर्व परीक्षा होंगी, मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगी, प्रीलिम्स होंगी हमारी। ठीक है, वो कितने इसकी रहेंगी, वो रहेंगी हमारी 100 मार्क्स की एग्जाम रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम होंगी हमारी मेंस एग्जाम होंगी, वो 200 मार्क्स की रहेंगी। एंड थर्ड जो एग्जाम रहेंगी वो 50 मार्क्स की रहेंगी, जो कि रहेंगा इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पूर्व परीक्षा। अब पूर्व परीक्षा के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया कि पूर्व परीक्षा में क्या क्या आएगा, है ना। पूर्व परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो ये पहले बता दिया इन्होंने, 100 मार्क का पेपर है। ठीक है, इसका जो लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में होंगे एग्जाम, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, अब पूर्व परीक्षाचा अभ्यासक्रम मतलब कि क्या सिलेबस है, प्रीलियम्स का क्या सिलेबस है उन्होंने बताया। तो टोटल यहाँ पे दिखा है 13 सब्जेक्ट्स है हमको प्रीलियम्स में। ठीक है, प्रीलियम्स में हमको 13 सब्जेक्ट्स है टोटल। पहला सब्जेक्ट है सीआरपीसी। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। तीसरा है एविडेंस एक्ट। चौथा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पांचवा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। छठवा है महाराष्ट्र कंट्रोल एक्ट। सातवां है लिमिटेशन एक्ट। आठवां है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नौवा है इंडियन पीनल कोड। टेंथ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उस साथ ही में द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। 11th है भारतीय न्याय संहिता 2023। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 13th है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो तीन नए लॉज इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं ना, पहले नहीं थे लेकिन बाद में अभी जैसे न्यू लॉज आ गए हैं हमारे तीन, तो वो ऐड ऑन हो चुके हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पूर्व परीक्षाचा निकाल, मतलब ये जो पूर्व परीक्षा है वो क्या है, हमारी क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, इसके जो मार्क्स है ना, यहाँ पे क्लियरली बोला इसके जो मार्क्स है वो आगे के एग्जाम में एड ऑन नहीं होंगे, ये इट्स जस्ट एज क्वालिफाइंग एग्जाम, है ना। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा, मतलब कि हमारी मेंस एग्जाम। तो जो मेंस एग्जाम है ये जो है हमारी रिटर्न एग्जाम है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में, मेंस एग्जाम में हमको दो प्रकार के पेपर आते हैं। जो पूरा जो टोटल एग्जाम है हमारा, जो मुख्य परीक्षा की 200 मार्क की रहती है। ठीक है, और इसमें हमको दो दो प्रश्न पत्रिका मिलती है, मतलब दो पेपर मिलते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का रहता है। मतलब टोटल हमारे कितने, 200 मार्क का मेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले मुख्य परीक्षा मतलब मेंस एग्जाम में क्या है कि भैया जो हमारा जो पहला है वो सिविल, जो सिलेबस है वो दिया गया है। ठीक है, जो सिविल मतलब हमारा जो पहला पेपर रहेगा वो सिविल पेपर रहेगा, मतलब सिविल लॉ के ऊपर रहेगा पूरा। तो सिविल लॉज में हमारा क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड आता है। सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। थर्ड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फोर्थ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप। तो इस प्रकार हमारे कितने, चार सब्जेक्ट्स आएंगे सिविल लॉज में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो सेकेंड पेपर रहेगा मेंस में हमारा, वो रहेगा सारे रिलेटेड रहेंगे क्रिमिनल लॉज से। ठीक है, तो उसमें कितने सब्जेक्ट्स है देखते हैं। पहला है हमारा इंडियन पीनल कोड। दूसरा है एविडेंस एक्ट। तीसरा है सीआरपीसी। चौथा है SC/ST एक्ट जो है एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। पांचवा ऐसे राइटिंग हमको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे राइटिंग किस पे रहेंगे, हमको करंट अफेयर्स पे रहेंगे, करंट लीगल टॉपिक्स पे रहने वाले ऐसे राइटिंग। अप्रोक्सीमेटली वो 1800, सॉरी 800 वर्ड्स के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ऐसे हमारे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, इतने सब्जेक्ट्स है हमने, है ना, इतने सब्जेक्ट्स है हमको फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर में। हमारा टोटल जो है 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। अब नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा निकाल। अब मुख्य परीक्षा निकाल में मतलब मेंस एग्जाम होने के बाद एटलीस्ट, मतलब मेंस एग्जाम में उसको एटलीस्ट जो है 50 मार्क्स लेना ही पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखना 50 के ऊपर ही लेना। 50 मार्क्स तो यहाँ पे बोला है लेकिन अपने को 50 के ऊपर ही लेना है।
ठीक है, 50 के ऊपर ही मार्क्स लेना है अपने को, ठीक है। तभी जाके अपन मतलब जो कैंडिडेट है या फिर जो एस्पिरेंट है वो एलिजिबल होगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो है अपना इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए वो उसको बुलाया जाएंगे। फिर उसका नेक्स्ट है कि जो मागास वर्गीय है, मतलब कि जो रिजर्व कैटेगरी या फिर जो डिसेबल्ड है ना, उन व्यक्ति के लिए क्या है, उनको एटलीस्ट 45 मार्क्स लेना जरूरी है, ऐसा बोला है। लेकिन उनको भी मैक्स टू मैक्स ज़्यादा मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्या पता इंटरव्यू में कभी बता नहीं सकते, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए, सभी लोग, सभी एस्पिरेंट्स जो हैं वो मैक्स टू मैक्स मार्क्स लेने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि कट ऑफ कितना भी लग सकता है वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। कट ऑफ कितना लगेगा, क्या लगेगा, हमको कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लीजिए, अपना एम बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स लेने का। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा मुलाकात, मतलब कि इंटरव्यू, है ना। तो एटलीस्ट आपको 40% लेना ज़रूरी है इंटरव्यू में, है ना। एटलीस्ट 40% या फिर उससे ज़्यादा। कभी भी कम की अपेक्षा नहीं करना या फिर कम की उम्मीद नहीं रखना, कभी भी ज़्यादा ही रखना। 40% बोले तो 40% से ज़्यादा ही लेना। दिव्यांग जो व्यक्ति है उनके लिए 35% रखा है कि भैया एटलीस्ट आपको 35% लाना ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अंतिम निवड़ फिर वो वहाँ से सब डिसाइड करेंगे। फाइनल रिजल्ट के बाद वही उसको जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको वो सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पूर्व परीक्षा अर्ज करण्याचे पद्धत। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना, क्या भरना, वो सब यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने हैं यहाँ पे दिया है। जैसे हमारा जो नेम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नेम का जो नेम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है हमको अपलोड करना है, जैसे एसएससी की जो मार्कशीट है वो सब अपलोड करना है हमको। और उसका साइज होना चाहिए 50, मिनिमम 50 KB एंड मैक्सिमम यहाँ पे बोला है 500 KB, इसके बीच वगैरह आपको अपलोड करना है। फिर एज एज के लिए रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट होगा वो आपको अपलोड करना है। फिर शैक्षणिक, मतलब कि एजुकेशन रिलेटेड जो है आपके पास क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना। अगर आप SC ST की कैटेगरी के हो, रिजर्व कैटेगरी के, तो आपको वो अपलोड करना है ना। नॉन क्रीमी लेयर अपलोड करना है। फिर अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसका प्रमाण पत्र उसके पास होगा तो वो अपलोड करना है ना। UDID कार्ड। फिर जो है जो मागास वर्गीय है, जो व्यक्ति है जो रिजर्व कैटेगरी के है, तो वो उनको प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना है। SCC जो है, अगर किसी के सॉरी SSC जो मार्कशीट अपलोड करना है, इफ इन केस किसी के नाम में कुछ चेंजेस आया है तो उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर मराठी भाषा का जो ज्ञान है, जिस व्यक्ति को ज्ञान है उस व्यक्ति ने अपलोड करना है। जिसका जो स्मॉल फैमिली है उस रिगार्डिंग उसको एक प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जो कि आपको MPSC के वेबसाइट में पर्टिकुलरली दिया है डाउनलोड्स में। वहाँ से आप अपलोड कर सक वहाँ से आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, फिर अपलोड करना है उसको। फिर अगर आप मैरिड हो तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जो गोवा है उसका जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास उसको अपलोड करना है। तो ये सब चीज़ें आपको अपलोड करके आपको सबमिट करने हैं ऑनलाइन, है ना। और ऑनलाइन आपको सबमिट करना है MPSC के वेबसाइट पे जाके। और ये आपको उसके लिए आपको पहले प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, फिर ही आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जो आपको फीस है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बताया गया है फॉर द रिजर्व कैटेगरी एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, है ना।
जो अनरिजर्व्ड है उनको 394 रुपीज़ दिया गया है, उनको 394 रुपीज़ भरना है और चालान। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 294 रुपीज़ उनको भरना है, ठीक है। एंड ये नॉन रिफंडेबल रहेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। तो आज का हमारा मेजर डिस्कशन रहा रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and what are the syllabus of the preliminary exam of the Maharashtra Judiciary, what are the syllabus of the मेंस एग्जाम, जो हमारे महाराष्ट्र जुडिशरी का जो मेंस एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया। एंड हमने मराठी लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए एंड कैसे आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने एक बेस जानने की कोशिश की कि हमारे से जुडिशरी क्या चाहता है, कितने मार्क्स का हमारा पेपर रहने वाला है प्रीलिम्स का, कितने मार्क्स का हमारा मेंस का पेपर रहने वाला है, कितने मार्क्स का हमारा इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स हमको पहले कंप्लीट करने चाहिए एंड कौन से सब्जेक्ट्स हमको बाद में करने चाहिए और कितने दिन में हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे भारत के लॉस पे। थैंक यू।